मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर दे रखा है प्री बोर्ड का। ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। यहाँ पे सेक्शन ए है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 1 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन दे रखा, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n इक्वल टू 0 देन n इज, तो n क्या होगा, इसमें अल्टरनेट है एनी निगेटिव इंटीजर्स, एनी एवन नेचुरल नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा और कैसे करके आप डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या होगा। ये -1 की पावर क्या है n है और ये -1 की पावर 4n है। ये इक्वेशन दे रखी है और ये बोल रहा कि देन n इज, तो n क्या होगा, n क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर इसका होना चाहिए एनी ऑड नेचुरल नंबर। लेकिन ये डिसाइड कैसे करेंगे आप, क्या है कि इसका आंसर 0 तभी होगा जब एक टर्म्स क्या होगा -1 होगा और दूसरा टर्म्स क्या होगा +1 होगा, तभी 0 पॉसिबल है। अरे कब पॉसिबल है, जब ये, क्योंकि 4 ऑलरेडी हमारा क्या है एवन है, तो इसका मतलब क्या होगा n कोई भी नेचुरल नंबर होगा यानी 1 रखेंगे, ये 4 1 4 हो जाएगा है नी, 2 रखेंगे तो 4 2 8, यानी ये किसी के लिए भी एवन नंबर ही होना है इसने, चाहे n हो, ऑड हो, चाहे एवन हो। लेकिन हम यहाँ से डिसाइड होगा ये -1 की पावर n, यहाँ तो हर हाल में प्लस ही होना है क्योंकि n ऑड होगा, एवन होगा, ये तब भी क्या होगा यहाँ +1 नहीं आना। या फिर n खाली हम कोई नेचुरल नंबर हो, ये इंटीजर हो, कुछ भी हो, यहाँ तो +1 ही आना हर हाल में, क्योंकि 4 मल्टीपल है, वो एवन है। तो यहाँ पर n क्या है, ऑड हो चाहे एवन हो, कुछ भी हो, ये हमारा -1 की पावर हमेशा एवन नंबर ही रहेगा ही। तो अब यहाँ से डिसाइड करेंगे, इधर तो +1 ही होना है, अब -1 की पावर n करेंगे तो यहाँ -1 होना चाहिए। ये -1 तभी होगा जब ये क्या होगा ऑड होगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए एनी ऑड नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसलिए हमारा क्या होगा, ये 4th पार्ट सही होगा, ये वाला पार्ट सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + ax - b बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन b इज इक्वल टू। इसमें जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है x² + ax और ये -b। इसमें बोल रहा है कि जो इसके जीरोज हैं, मान लिया एक जीरो क्या है अल्फ़ा और दूसरा क्या हो जाएगा 1/α, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये बता रहा। अब हम देखेंगे, हमें निकालने इसकी वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट यानी हमारा जो अगर कोई पॉलिनोमियल है तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। यहाँ पर C की जगह में क्या है -b है और a की जगह में क्या है 1, तो ये हो गया। तो -b इक्वल टू ये दोनों कट गया तो 1 हो गया, यानी b इक्वल टू हमारा -1। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो है b की वैल्यू क्या होगी -1, यानी हमारा क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड अल्टरनेटिव सही है, b इक्वल टू -1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल एंड अपोजिट देन a इज इक्वल टू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये बोल रहा है x² + ax - b। इसमें क्या बोल रहा है, इसके जीरोज इक्वल हैं और अपोजिट हैं, यानी एक जीरो हमने अल्फ़ा मान लिया तो दूसरा क्या होना चाहिए -α। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या देखेंगे अल्फ़ा + बीटा का तो क्या होता है, बेसिक फार्मूला जो पॉलिनोमियल का है अल्फ़ा + बीटा, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है x² यानी ax² + bx + c, इसके जीरोज मान लिया अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, क्योंकि यहाँ a और b ऑलरेडी मेंशन है। चलो कैपिटल लिख देते हैं इसको, ये इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं है नहीं, तो -b/a, तो -b यहाँ पर क्या है, ये है a, माइनस पहले से लगा हुआ है,
फॉर्मूले में, तो ये ए बी की जगह में क्या है ए, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो ये ए हो गया अपॉन में ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 अल्फा प्लस बीटा। ए क्या है अल्फा मान लिया और दूसरा वाला इसका अपोजिट है, तो ये अपोजिट है तो माइनस अल्फा लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 0 यानी माइनस ए, यानी ए इक्वल टू हमारा क्या होगा 0, तो यानी ए की वैल्यू क्या होगी 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ये वाला पार्ट सही है डी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27 भी 3 देन थर्ड जीरो इज। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हमें पॉलिनोमियल दे रखा 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 27। इसमें बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज क्या है 3 है, तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। अब यहाँ पर माइनस डी क्या है माइनस 27 है अपॉन में ए क्या है 3, तो अल्फ़ा बीटा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है अल्फ़ा बीटा, ये बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है 3 है, दो जीरोज़ का प्रोडक्ट दे रखा है 3, तीसरा जीरोज हमारा 3 ये गामा हो गया और ये आ गया हमारा 27/3, तो ये कितना हो गया 9, तो गामा ये कितना आ गया अपॉन 3, तो थर्ड जीरो हमारा क्या आ गया 3। तो इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर क्या होना चाहिए ये वाला सी पार्ट यानी 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रेटिक polynomial px with -24 and 4 as product and one of the zeros respectively is। तो इसमें ये बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हमें जिसकी दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या है -24 है और उनमें से एक जीरो क्या है 4 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फ़ा बीटा हमें दे रखा है 4, यानी दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट दे रखा 4 और क्या दे रखा है एक जीरो जोन में क्या है नहीं सॉरी -24 है, दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट क्या है -24 और एक जीरो क्या है इसमें 4 है वो हमें दे रखा, तो हम दूसरा जीरो तो निकाल ही सकते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया -6। अब हमें क्या है एक जीरो हमारा निकल चुका है, एक जीरो हमारा ये था। अब पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों जीरोज़ का जो सम्स है यानी -6 प्लस बीटा यानी 4x और ये दोनों का प्रोडक्ट हमें पता है -24 यानी इसको -24 है। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया x² माइनस अरे क्या आ गया अंदर -2x और ये -24 x² माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 24 यानी हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया x² प्लस 2x माइनस 24 यानी x² प्लस 2x माइनस 24 यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ए पार्ट सही है, अल्टरनेटिव ए ये हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k प्लस 1x प्लस 3ky प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस ky प्लस 5 इक्वल टू 0 और कोइंसिडेंट इज। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट मतलब जहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है जैसे कि मतलब ये लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यानी कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब हमें जो गिवन लाइन्स हैं वो क्या है, गिवन लाइन्स है हमारी ये दे रखी हैं, इसने क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दे रखी हैं और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस ky
प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इनकी कंडीशन दे रखी है कि कोइंसिडेंट लाइन, अगर ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये अप्लाई कर लेते हैं ये रूल। A1 की जगह में क्या है k+1 अपॉन में A2 क्या है हमारा 5, और ये इक्वल टू होना चाहिए किसके 3 के। 3 के मतलब B1 हो गया, और B2 हमारा ये K, और C1 की जगह में क्या लिखेंगे 15 अपॉन में C2 क्या हो गया 5। अब इसको अगर इक्वल रखेंगे इसके तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यानी हमने लिख दिया k+1 अपॉन 5। ये दोनों नॉन वैल्यूज हैं, 5 से 15 को डिवाइड करो 3 हो गया, 5 को इधर ले जाओ, k+1 इक्वल टू 15। तो हमारा k इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 - 1 इक्वल टू 14। हालांकि इसको भी रखेंगे तो तभी आंसर वही आएगा। जैसे ये दो इक्वेशन को सोच गया, 5 3 जा 15 के, अरे क्या हो गया 15 के। तो यहाँ पर से आंसर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 के हो गया और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। तो यहाँ पर एक्चुअली में आंसर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जो है ये यहाँ पर से आ जा रहा k इक्वल टू 14 आ रहा हमारा। तो जहाँ पर से आंसर आ रहा है वहाँ से हम कर लेते हैं k इक्वल टू 14, राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का 14 आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ये ए पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 10, देन द नंबर्स आर। यानी हमें दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 ये दो बोल रहा है कि दो नंबर का सम, और दोनों नंबर्स को हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। दोनों नंबर का सम क्या है 50 बोल रहा है ये, और दोनों नंबर का डिफरेंस बोल रहा है क्या है 10। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू हमारा 60 हो गया, यानी x इक्वल टू हमारा 30 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, 30 + y 50, y इक्वल टू कितना हो गया 20। तो एक वैल्यू हमारे 20 हो गया 30 हो गया, तो 20 और 30 यानी 30 एंड 20 दोनों नंबर्स क्या होंगे 30 एंड 20 होंगे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। अब ये इंटरसेक्टिंग है, ये कैसी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पेयर दे रखा है इक्वेशन का, और हमें इसको करेक्टराइज करना है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे इनका कोएफिशिएंट का रेशियो देके कि A1 अपॉन A2। A1 माना पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, A2 मतलब दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। ये कितना आ रहा हमारा 3। इन सारे कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, यानी B1 अपॉन B2 निकालेंगे हम। अब B1 का है y का कोएफिशिएंट क्या है -3 है, B2 यानी y का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो ये हमारा 3 आ गया। अब C1 अपॉन C2 निकालते हैं, तो ये आ रहा हमारा 10/9। तो जाहिर सी बात है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा हमारा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा, और ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशंस है, यानी बोथ ऑफ दीज इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि अल्टरनेट क्या लिखे हुए हैं। पहला अल्टरनेट बता रहा है इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये तभी होता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एक सॉल्यूशन होता है दोनों इक्वेशन का, तब होता है ये। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
कि दो लाइनें दो जगह कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट वाली कंडीशन में क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। पैरेलल लाइन होंगी दोनों, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, यही होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, जो कि C1/C2 के इक्वल नहीं होता। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, तो इसलिए ये दोनों लाइनें क्या होंगी, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो है डी पार्ट सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -8 -7 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना आपके। मान लिया कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं XY, तो ये जो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट का पहला जो ये पॉइंट है X, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये क्या होता है, मान लिया कोई पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है XY, तो X एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होती है, Y कोऑर्डिनेट, यानी ये X एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी Y डिस्टेंस है। और Y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, इसको बोलते हैं X एक्सिस। इसका मतलब जो पहला वाला है उसको बोलते हैं Y एक्सिस से डिस्टेंस, और दूसरा वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, X एक्सिस से डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 9, -8, -7 हमें डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम Y एक्सिस। तो जो X कोऑर्डिनेट होगा इसका आंसर होगा, यानी -8 यानी 8 यूनिट। कितनी डिस्टेंस होगी Y एक्सिस से, 8 यूनिट। -8 ज़रूर है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ना हमें -8 की बजाय 8 यूनिट्स मान के चलते हैं। ये डिस्टेंस Y एक्सिस से होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -5 एंड बी वाला दे रखा 2, 5। यानी हमें वो पॉइंट बताना है जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पड़ता है इन दोनों के। यानी ये क्वेश्चन, यानी एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट में हमें देखा A और एक है -2, -5 और दूसरा पॉइंट देखा 2, 5। अब हमें देखना है कौन सा पॉइंट इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन का मिड पॉइंट से होते हुए परपेंडिकुलर लाइन बनाती हुई जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस पॉइंट का, मिड पॉइंट मान लिया XY है, तो ये -2 + 2/2 और -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कर दिया तो हमारा क्या आ गया, -2 + 2 यानी 0/2। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट भी 0/2 होगा, यानी 0,0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो पॉइंट दे रखे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, 0। यानी हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का A पार्ट। ये अब है क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ Y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 10 यूनिट्स इज R। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें Y की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ Y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 यूनिट्स। हमें क्या निकालना है, Y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम यहीं पर कर लेते हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला 3 - 11 का होल स्क्वायर प्लस -1 -y का होल स्क्वायर, और ये हमें दे रखा 10, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 3 - 11 क्या होता है, -8, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा हमारा माइनस दे रखा है, माइनस को बाहर लेंगे, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये सीधे हम इसको y + 1 कर सकते हैं।
इसका tan का स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि ये रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर करके। अब हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ये, यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, अरे 64 है। ये 64 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 100 माइनस 64, यानी ये 36 हो गया। अब क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, और ये हो जाएगा 36, ये प्लस 1 उधर जाके 35 हो जाएगा, तो इधर लाएंगे तो माइनस 35 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करके क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट अप मेथड से, वाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 7y माइनस 7y प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35। तो हमारे क्या हो जाएगा, y प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लेंगे, y प्लस 7, तो y प्लस 7 और एक फैक्टर हो गया y माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू, ये y की वैल्यू जानना चाह रहा है, तो y की वैल्यू क्या होंगी, एक होगी -7, दूसरी 5। तो -7 और 5 कहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं यहाँ पे, 5 और -7। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अल्टरनेट देख लीजिए, देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल। पेरीमीटर्स आर इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ओनली देन व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। साइड से कोई लेना देना नहीं है। अब ये देख लीजिए, एक ये ट्राइंगल से ये दोनों क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन। कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल, राइट। और उसके बाद ये बोला देयर एरियाज आर इक्वल, तो एरियाज तो इक्वल हो ही सकते हैं। पेरीमीटर भी इक्वल ही होंगे जब दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब एंगल्स उनके इक्वल तो हैं ही हैं, तो वो इक्वल तभी होंगे जब क्या होगा, उनके पेरीमीटर्स इक्वल होगा और एरियाज भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सी पार्ट से ही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, हमने ये दिखाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, ये सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा है। हम ऐसा करते हैं, सबको हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा हुआ, ये साइन थीटा, ये सेक थीटा हमारा क्या हो गया 1 कॉस थीटा, और ये क्या है हमारा कॉस थीटा ही रहेगा। इसको लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है ना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर लीजिए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, नीचे आ गया हमारा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर ऊपर कट गया तो कितना आ गया आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा बी पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है इफ x इक्वल टू a sec थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू b sec थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू c टेन थीटा और देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें यहाँ पर दे रखा है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस फाई और बी इक्वल टू कितना दे बोल रहा है, नहीं सॉरी वाई इक्वल टू कितना बोल रहा है, बी सेक थीटा और साइन फाई और जेड इक्वल टू बोल रहा है कि हमारा क्या है सी टेन थीटा और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जो वैल्यू निकालनी है उसी को लेकर चलते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्रत्येक टर्म्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन में ए स्क्वायर तो एज इट इज होगा, वाई की वैल्यू कितनी है इसका भी कर देते हैं स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन में क्या लगते हैं बी स्क्वायर एज इट इज़। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैलकुलेट करके ये आ गया हमारा इतना। अब देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई है, ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा, इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और ये क्या होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम टेन थीटा में चेंज करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें क्या लाना है, जेड की वैल्यू लाना है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम, जब हमें दे रखा है जेड इक्वल टू सी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड अपॉन सी। तो हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, और यहाँ पर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारा डी में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा ये डी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, इफ 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक इज। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है कि 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो हमें कॉसेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 90 माइनस 60, तो ये कितना हो गया 30 ए। अब कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की क्या हो जाएगी 2। तो यानी हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का 2 यानी ए। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसको हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 होगा, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें वैल्यू निकालना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोल रहा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a की ये वैल्यू क्या होगी,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ पर से, इस इक्वेशन से cos A इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो ये कितना हो रहा साइन स्क्वायर A cos A। तो इसको फिलहाल रहने देते हैं। आगे देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये लिख के क्या हो रहा साइन स्क्वायर A की जगह में cos A, यानी इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं cos A। इसको चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो cos A, साइन स्क्वायर A क्या है cos है, तो हमने इसको cos A लिख लिया, बाहर से स्क्वायर है तो cos स्क्वायर cos A, नहीं साइन स्क्वायर A को क्या लिख लेते हैं हम cos स्क्वायर A। इसमें क्या है, ये था cos A इक्वल टू साइन स्क्वायर A लिख दिया। अब क्या है कि ये लिखना हमें साइन स्क्वायर A, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ऐसे नहीं, cos A इक्वल टू साइन स्क्वायर A है, तो हमने क्या करा है साइन स्क्वायर A को एज इट इज़ रहने दो। हमें चेंज करना पड़ेगा ये, इसको साइन स्क्वायर A का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर A को अपनी जगह में रहने दो। साइन स्क्वायर A की जगह में क्या है लिखेंगे कॉस A, बाहर से स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A कितना हो गया 1, यानी ये आंसर हमारा क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1 ये। अब है क्वेश्चन नंबर 17, ए डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज। तो डाइस में क्या होता है, डाइस में जो एक बार फेंकने से डाइस में क्या आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम हो गए हमारे 6। प्राइम नंबर क्या है इसमें, प्राइम नंबर एक है, गेटिंग अ प्राइम नंबर बोल रहा है, और एक है और एक है तो 3 होंगे, तो 3/6 यानी कितना आ गया 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज 0.335, द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें बैड एग्स की, बैड एग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.035। अब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग क्या होगी, नंबर ऑफ बैड एक्स अपॉन में टोटल एक्स। नंबर ऑफ बैड एक्स हमें नहीं पता, एक्स मान लो, और टोटल एक्स कितने हैं, टोटल एक्स हमें नहीं दे रखे हैं। नंबर ऑफ बैड एक्स, अच्छा अलॉट ऑफ 400 दे रखा हमें, टोटल एक्स कितने दे रखे हैं 400, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स की कितने दे रखी है हमें 0.035, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ बैड एक्स, तो कितना हो गया 400 मल्टी 0.035, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2 0 रख दिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 का 2, 4 3 12 2 14 4 8 1 4 9 4 5 20 का 0, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 3 12 2 24 का 14 का 4 हासिल 1 4 0 1, तो कितना हो गया, डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ, यानी x = 14, यानी हमारा आंसर आ गया x = 14, यानी बैड एक्स कितने थे, क्वेश्चन नंबर 18 का होगा बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज इज। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है, इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ये। क्वेश्चन पहले देख लीजिए ध्यान लगा के, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर, अच्छा नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है, तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज।
365 डेज में 53 संडेज यानी कितने 53 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो पहले देखते हैं 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। भाई 7 डेज़ में एक संडे होता है, तो 7 से डिवाइड करके हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ संडेज 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी हमारा क्या है 52 संडे तो है। अब हमारे पास जो एक दिन बचा है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या है, मंडे से लेकर संडे टोटल 7 डेज़ होते हैं। अब ये जो एक दिन बचा हुआ है 52 संडेज और 1 डे जो बचा हुआ है, ये 1 डे क्या है 7 डेज़ में हमारे पास 1 डे का ऑप्शन है। ये टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या है 7, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी संडे होने की, क्या हो जाएगी संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। तो ये आंसर इसका 1/7 आएगा, यानी 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा आंसर ए। अब है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ये निकालना है, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोल रहा है तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज सेम एज एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोल रहा है कि सर्किल के एरिया के बराबर है। तो एरिया अगर किसी स्क्वायर की साइड हमने ए मान ली तो इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। अब सर्किल का रेडियस हमने आर है तो उसका एरिया हो जाए पाई स्क्वायर। देन दियर पेरीमीटर आन दे दिया, उसके बाद ये दोनों का बोल रहा है कि एरिया इक्वल है, तो उनकी पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा वो निकालना हमें। तो हमें देखना होगा यहाँ पे इसके बीच में क्या रेशियो है, यानी साइड स्क्वायर की साइड ए स्क्वायर है और ये पाई हो गया आर स्क्वायर। आर इक्वल टू आ गया हमारा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए a/√पाई। तो आर यानी सर्किल की रेडियस होगी आर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर तो हो जाएगा 2πr, यानी 2πr। आर क्या है a/√पाई, तो ये हो जाएगा √पाई से पाई को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2√πa। ये पेरीमीटर हो गया। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर यानी सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर बात ही की है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4a, हमने ए साइड मानी है। अब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 4a रेशियो 2√πa, ए से ए कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 2/√π या फिर √π/2, कुछ भी हो सकता है, जो भी अल्टरनेट होगा नीचे। तो हमारा आ रखा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट ये वाला सही होगा। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक जो है 1 मार्क्स का है और आपको 16 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77 एंड 85 लीविंग रिमाइंडर 7 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77 एंड 85 लीविंग रिमाइंडर 7 एंड 5। मीन्स हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट लिखा है तो हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साथ में ये इसने कंडीशन लिख रखी है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो 77 में डिवाइड करके रिमाइंडर 7 आना चाहिए और 85 में डिवाइड करके रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हमें ये है इसका HCF निकालना है। 77 इक्वल टू 11 मल्टी 7 और 85 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 मल्टी 5, नहीं सॉरी, इसको पहले इसने कंडीशन जो बना रखी है ये बोल रहा है 7
रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 77 माइनस 7 करेंगे इक्वल टू 70, और जो है 85 माइनस 5 करेंगे इक्वल टू 80। अब हम इसका जो है HCF निकालेंगे। तो 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 7 80, और ये हो गया हमारा। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया हमारा 10, यानी इसका आंसर क्या होगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है, ये बी हमारा सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 22, इफ 3 इज द लास्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7, लीस्ट है, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 and 7 is the least prime factor of number b, then the least prime factor of a plus b क्या होगा। तो एग्जाम्पल के तौर से हम यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जैसे कि ये दे रखा है इसने कि 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 21 है तो इसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3 है, और कोई और एग्जाम्पल ले लिया जिसमें 7 लीस्ट प्राइम फैक्टर है। तो जैसे कि 77, इसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 7। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि लीस्ट प्राइम फैक्टर दोनों के सम का क्या होगा। दोनों का सम मतलब यहाँ पर ए की जगह में ये है, बी की जगह में ये है, दोनों का सम अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 7 1 8 7 9। अब यहाँ पर लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 2, 2 दूनी 14, 2 दूनी 4, नहीं इसके फैक्टराइज कर लेते हैं, 98, 2 चौक 2 नंबर 18, और ये हो गया 7 7। तो हमारा 98 का जो आ रहा है 7 स्क्वायर, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ पे 2। ऐसे ही सारे नंबर्स के लिए ये होगा, ए और बी सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो क्या होना चाहिए, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 22 का हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 23, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है एक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये दे रखा हमें, और इसके 2 जीरोज दे रखे हैं, 2 जीरोज आर अल्फा और बीटा, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर बी क्या है माइनस पी, तो माइनस पी हो गया, अपॉन में ए क्या है 1। तो यहाँ पर हमारा जो है पी आ गया अल्फा प्लस बीटा, और साथ में एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है यहाँ पर से कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो सी क्या है क्यू है, और ए हमारा 1 है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी काम आएगी यहाँ पर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा,
उसके बाद जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हम जानते हैं। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा, पी है, ये वैल्यू पुट कर ली पी स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट है दोनों का, क्यू। तो पी स्क्वायर माइनस 2Q हो गया, क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर ये प्लस बीटा स्क्वायर, उधर जाके पी स्क्वायर ये प्लस 2Q क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस 2Q हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर माइनस 2Q, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा ये आ गया। और अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर। ये तो हमारा आंसर हो गया पी स्क्वायर माइनस 2Q अपॉन क्यू स्क्वायर। ये आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c इज नॉन जीरो आर इक्वल। और हमें साइन बताने हैं इनके कोएफिशिएंट के। तो अलग अलग अल्टरनेट दे रखे हमें, c एंड a हैव अपोजिट साइन, c एंड b हैव अपोजिट साइन, c एंड a हैव द सेम साइन, c एंड b हैव द सेम साइन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 ये है पॉलिनोमियल, और ये बोल रहा है इसके दो जीरोस इक्वल हैं। तो दो जीरो इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, दो जीरो कंडीशन, दो जीरो अगर इक्वल हैं तो पॉलिनोमियल कैसा निकलता हमारा, पॉलिनोमियल हमारा कैसा निकलता है, अगर मान लें दोनों जीरो अल्फ़ा हैं तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस और दोनों जीरोस का सम, और यहाँ पे यहाँ पे माइनस होता है, और ये अल्फ़ा बीटा। तो यानी दोनों जीरोस हमारे इक्वल हैं, दोनों जीरोस इक्वल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों जीरो का साइन एक भी जैसा भी हो सकता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने फिलहाल इसको अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख लिया, राइट। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों जीरो सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, अब कंपेयर कर लीजिए, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये, और ये सी, दोनों सेम साइन के हैं। तो ए एंड सी ये क्या होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए, यानी सी एंड ए हैव द सेम साइन, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सी पार्ट सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज। तो हम इसको ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक जीरो क्या दे रखा हमें, -1। तो अगर एक जीरो इसका -1 मान लेते हैं अल्फ़ा, तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जो, माइनस सी, ए क्या है हमारा एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1, और एक जीरो हमें दे रखा -1 बीटा गामा। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा गामा हमारा क्या आ गया, सी के इक्वल आ गया। लेकिन नीचे अल्टरनेट हमें दे रखे हैं ए बी के टर्म्स में, तो साथ में इसने ये भी बोल रखा है, इसको यूटिलाइज करें, जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक जीरो क्या है -1 है। तो हम ये करते हैं, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू -1 रखेंगे हम, इसमें ए एक्स स्क्वायर, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो पॉलिनोमियल है, एक्स की जगह में क्या रखेंगे, एक्स की जगह में क्या रखेंगे -1, ये रख दिया हमने, एक्स क्यू था, यानी मतलब -1 क्यू
प्लस ए माइनस वन का स्क्वायर बी माइनस वन प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और हमारा सी इक्वल टू कितना रखा, बीटा गामा, यानी सी को हम एक तरफ रखेंगे, यह आ जाएगा हमारा बी माइनस ए प्लस वन, और सी क्या है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, तो बीटा गामा कितना आ गया, बी माइनस ए प्लस वन। दिस इज द आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ए पार्ट सही हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये बोल रहा है कि 5 years ago A was twice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What is the present age of A? तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है 5 years ago A was twice as old as B, मतलब हम यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक ए की एज है और एक बी की एज, तो हम दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट एज क्या है x और बी एज क्या है y। अभी क्वेश्चन में जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन की क्या, कि 5 years ago, यानी ए की एज क्या है 5 years ago, 5 years ago ए की एज क्या बोल रहा है, एज बी एंड 10 years later, यानी एज ओल्ड एज बी। यहाँ पर ये बोल रहा है ए की जो एज है वो क्या है थ्राइस एज ओल्ड एज, यानी 5 years ago मतलब इसकी भी 5 साल बैक में जाएंगे, तो तब इसकी एज थ्राइस थी, ए की एज 5 साल पहले कितनी थी, थ्राइस थी, बी की एज की 5 साल पहले। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 5 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10। इधर आके ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, ए सेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, कब 10 years लेटर। तो 10 years लेटर क्या होता है, यानी ए की एज 10 years के बाद x प्लस 10 होगी, जो कितनी हो जाती है ट्वाइस हो जाती है। बी की एज 10 years बाद कितनी होगी, ये ट्वाइस हो जाती है, मतलब इसकी एज का ट्वाइस हो जाती है ये। तो इसको कर लेते हैं x प्लस 10 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू हमारे 10 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स 0 हो गया, माइनस 3y प्लस 2y यानी माइनस y हो जाएगा, और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 20। तो y इक्वल टू हमारा क्या आएगा 20। y की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, x माइनस 3 मल्टी 20 माइनस 10, x माइनस 60 माइनस 10, x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 10 प्लस 60 यानी 50, यानी ए की एज आ गई 50 और ए की एज 50 और बी की एज कितनी आ गई 20। तो हमारा आंसर होगा 26 का। हमें बतानी है ए की एज, तो ए की एज कितनी आई 50, तो यहाँ पर आंसर होगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, यानी हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये लाइन जहाँ से इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस और x एक्सिस को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा
क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दे रखा एक लाइन का इक्वेशन दे रखा और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये लाइन जो ट्रायंगल बनाती है हमें उसका एरिया निकालना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है मान लिया। तो कहीं ना कहीं ये वाई को इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट? अगर हम यहाँ पर क्या है, ये रूट है, इसके क्या है कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो एक्स इक्वल टू अगर हम 0 निकालते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा b। तो हमारा ये पॉइंट आ गया कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यानी ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे इसके 0, b। और इसी प्रकार अगर हम y की जगह में 0 रख दें तो ये आ जाएगा हमारा कि x एक्सिस पे ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। y इक्वल टू 0 हो जाए तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1 x इक्वल टू क्या आ गया a। तो हमारे ये पॉइंट आ गया x एक्सिस में कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। अब ये एरिया निकालना है हमें इस ट्राइंगल का। तो क्या होगा, ये बेस कितना हो गया a और एल्टीट्यूड कितनी होगी इसकी b। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। बेस कितना है a है और एल्टीट्यूड कितनी है b। तो हमारे ये आ गया हाफ ए बी। तो हमारे ये आंसर होगा इसका हाफ ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 28, द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स a 2 - 2 एंड b 3 7। तो हमने ये निकालना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दे रखा है द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन दे रखी है 2x + y - 4 = 0। और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 2 और b 3 7। और हमें ये देखना है कि ये वाली जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन है। और ये लाइन मान लिया सपोज करो कि इसको कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ए और बी में कर लो या फिर एक्स वाई मान लो, नो प्रॉब्लम। ये मान लिया कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। और पहले हम देखेंगे, हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है कि मान लिया m रेशियो n में ये इंटरसेक्ट करती है। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे हम, m x2 क्या है यहाँ पे, ये x1 है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 मान लो। तो क्या फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, m x2 क्या है 3m और उसके बाद प्लस n x1 ये है, प्लस n x1 2n हो जाएगा अपॉन में m + n। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y2 क्या है 7m n y1, यहाँ पे माइनस साइन है, n y1 और ये m + n। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन क्या है x और y से पास आउट हो रही है, तो इसलिए ये इसके कोऑर्डिनेट जो है ये निकल चुके हैं, इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये x और y की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं इक्वेशंस में, 2x की वैल्यू 3m + 2n अपॉन में m + n और प्लस में क्या है y है, ये एज इट इज रख देते हैं 7m - 2n अपॉन m + n और ये हो गया -4 = 0।
अब क्या करेंगे हम m प्लस एन से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 6m प्लस 4n प्लस 7m माइनस 2n, और इधर -4 से m प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4m माइनस 4n इक्वल टू 0। mm वालों को एक तरफ लीजिए, प्लस इसका कैलकुलेट कर लो। mm वाले क्या हैं 6m 7m 4m, 6 और 7 13, और 13 से 4 गया 9m। अब n वाले देखो 4n माइनस 2n यानी 2n, और 2n माइनस 4n यानी माइनस 2n इक्वल टू 0। अब है 9m, इसको इधर ले आइए, m अपॉन n, और यह हो गया 2/9। तो हमारा रेशियो क्या आ गया m रेशियो n 2/9। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा।